अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स। ज़माने कदीम से इस दुनिया पर नवाबों और बादशाहों का कब्जा रहा है, चाहे वो बरे सगीर हो या यूरोप। दुनिया के कई ममालिक में आज भी शाही खानदानों का कब्जा है, लेकिन इसके बरक्स कुछ शाही खानदान ऐसे भी हैं जो कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आज की इस वीडियो में हम बरे सगीर के कुछ ऐसे ही खानदानों का जिक्र करेंगे जो एक लंबे अरसे से बुरी तरह जवाल का शिकार हैं। 1947 के बाद जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की शक्ल में बरे सगीर के टुकड़े हुए तो इन शाही खानदानों का शौक तर्ज जिंदगी फिल्मी अंदाज में बदल गया और उस वक्त के महाराजे, नवाब, शहजादे और शहजादियों से उनके मालो दौलत को छीन लिया गया और भारत सरकार ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया और इस सब के बदले इनको मामूली सी रकम से नवाज दिया गया। इनमें से कुछ शाही खानदान तमाम मालो दौलत छिन जाने के बाद अपनी बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से ताकतवर बिजनेसमैन और ताकतवर सियासतदान बने और बाकी शाही खानदानों ने अपनी बची कुची जायदाद को बेचकर अपनी बाकी जिंदगी गुजारने पर इक्तफा किया, लेकिन इन्हें आगे चलकर अपनी बाकी जिंदगी निहायत कसम पुरसी और गुर्बत में गुजारनी पड़ी। तो बिना वक्त जाया किए चलते हैं ऐसे ही कुछ खानदानों की तरफ जिनके महाराजे, शहजादे और शहजादियां आज गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नंबर 5, सुल्ताना बेगम। सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर के पड़पोते मिर्जा बेदार की बेवा हैं, जो 1980 में अपने शोहर की वफात के बाद आज इंडिया में गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अपने वक्त के एक बादशाह की ये बहू आज कोलकाता में अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से मकान में रिहाइश पजीर हैं। इंडिया की तरफ से 1982 में इन्हें बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बेवा होने की वजह से एक छोटे से मकान से नवाजा गया, लेकिन ठीक उसी साल हुकूमतों के रद्दो बदल की वजह से सुल्ताना बेगम से वो मकान भी छीन लिया गया। सरकारी मकान छीन लिए जाने के बाद बहादुर शाह जफर के पड़पोते की ये बेवा कोलकाता के एक छोटे से 2 कमरों के मकान में गुर्बत की जिंदगी गुजार रही हैं और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए एक दुकान पर चाय बेचती हैं। नंबर 4, उस्मान अली खान हैदराबाद के आखिरी निजाम की ये औलाद आजकल कहां और किन हालात में जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों, वो आदमी जो किसी जमाने में दुनिया का अमीर तरीन शख्स समझा जाता था, आज उसकी अपनी औलाद अपनी ही जायदाद के कुछ हिस्से के लिए अदालतों के चक्कर और दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुकी है। 20वीं सदी के आखिर तक हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली की सारी दौलत कुल मिलाकर $2 अरब बताई जाती है और इस हिसाब से ये शख्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स समझा जाता था। कहा जाता है कि उस्मान अली खान इस कदर अमीर था कि अगर उसके हीरे जवाहरात का हिसाब लगाया जाए तो सर्कस का एक पूरा मैदान बआसानी भरा जा सकता था। उस्मान अली खान ने अपनी जिंदगी में 7 शादियां की और इनकी औलाद की तादाद भी काफी ज्यादा थी। इसी वजह से 1990 की दिहाई तक मीर उस्मान अली खान की दौलत के दावेदारों की तादाद 400 वारसों तक जा पहुंची थी। इन तमाम वारसों में मीर उस्मान अली के बेटे का बेटा यानी उनका सगा पोता जिसका नाम मुकर्रम झा है, तुर्की में रिहाइश पजीर है और अपने माली हालात खराब होने की वजह से इस्तांबुल के एक छोटे से अपार्टमेंट में कसम पुरसी की जिंदगी जीने पर मजबूर है। दोस्तों, ये वही मुकर्रम झा है जो 1967 में मीर उस्मान अली खान की वफात के बाद उनका गद्दी नशीन बना और अपने दादा की तरह 1980 तक भारत का अमीर तरीन आदमी रहा। लेकिन 1980 में भारत सरकार ने उस्मान अली खान की तमाम जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया और उस्मान अली खान के पोते मुकर्रम झा को हर चीज से बेदखल कर दिया। मुकर्रम झा ने अपनी बाकी कुछ चीजें बेचकर बाकी की जिंदगी गुजारने पर इक्तफा किया, जिसकी वजह से वो आज निहायत गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। दोस्तों, ये सिर्फ वक्त का खेल है कि जिस शख्स का दादा अपनी आधी सल्तनत का मालिक हो और जिसने खुद बादशाहों की जिंदगी गुजारी हो, वो आज अपने माली हालात खराब होने की वजह से इंतहाई मुश्किल जिंदगी गुजार रहा है। नंबर 3, प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तूसी। दोस्तों, प्रिंस याकूब का ताल्लुक आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की 6ठी नस्ल से है, जो कि आजकल अपने माली हालात खराब होने की वजह से एक किराए के मकान में जिंदगी गुजार रहा है। याकूब तूसी ने भारत सरकार से उनके आबाओ अजदाद की अमारात उनके वारिसों को वापस करने की अपील दायर कर रखी है। इसके अलावा इन्होंने भारत सरकार से मुगलिया प्रिंस होने की हैसियत से माहाना कुछ पैसे बहाल करने की अपील भी कर रखी है, जो कि भारत सरकार ने मुगलिया इमारतों को कब्जे में लेने के बाद मुगलों के वारसों के लिए मुख्तस की थी। प्रिंस याकूब तूसी के 2 बेटे हैं और प्रिंस याकूब अपनी बाकी की जिंदगी छोटी मोटी नौकरी से गुजार रहे हैं और भारत सरकार से मदद के ख्वाहिशमंद हैं। नंबर 2, टीपू सुल्तान की औलाद। दोस्तों, इस पूरे बरे सगीर में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो टीपू सुल्तान के किस्सों से नावाकिफ हो और अब तो टीपू सुल्तान को पाकिस्तान के तालीमी निसाब में भी शामिल कर दिया गया है।
टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान के जंगजुओं में से एक माना जाता है, मगर आपको ये सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि मैसूर नामी एक रियासत के हुक्मरान टीपू सुल्तान की औलाद अपना पेट भरने के लिए भारत के अंदर एक साइकिल रिक्शा चलाने पर मजबूर है। टीपू सुल्तान के 12 में से 7 बेटों का कोई जिंदा वारिस नहीं है और ना ही इनमें से किसी की कोई शनाख्त है और बाकी 5 बेटों में से मुनीरुद्दीन और गुलाम अहमद काबिल शनाख्त हैं और इनकी मजीद आगे औलादों में से कुछ ताजिर हैं और कुछ माली हालात खराब होने की वजह से साइकिल रिक्शा तक चलाने पर मजबूर हैं। नंबर 1, राजा बृजराज। राजा बृजराज हिंदुस्तान के अंदर त्रिगिया रियासत के महाराजा थे जो उड़ीसा से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर थी। ये एक अयाश राजा था जिसने अपनी जवानी में बाप दादा की खूब दौलत उड़ाई, लेकिन जब बरसगीर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो इनकी रियासत त्रिगिया को हिंदुस्तान की जमीन में जम करते हुए इनकी तमाम जायदादों पर कब्जा कर लिया गया। इस सल्तनत के टैक्स और बाकी आमदनी जो राजा बृजराज को मिलती थी अब भारत सरकार को मिलने लगी। इन सारी जायदादों के एवज भारत सरकार ने इन्हें 70,000 की रकम दी जो उस दौर में काफी ज्यादा थी और कुछ महाना वजीफा भी मुख्तस कर दिया। अब चूंकि इस राजा को अय्याशियों की आदत थी, इसने वो रकम यूं ही उड़ा दी और फिर कोड़ियों का मोहताज होकर रह गया और फिर इंदिरा गांधी के दौर में इसका वजीफा भी खत्म कर दिया गया। महाराजा बृजराज ने अपने आखिरी आयाम मट्टी से बने एक छोटे से कमरे में गुजारे और इसके तमाम खाने पीने का एहतमाम इसके गाँव के लोग करते थे। दोस्तों, ये वही शाही खानदान थे जिनके आबाओ अजदाद ने बरे सगीर के मुख्तलिफ इलाकों में राज किया और आज जमीन के अंदर मौजूद उनकी हड्डियां इस बात से नावाकिफ होंगी कि कई 100 साल तक हुक्मरानी करने वाले लोगों की औलादें आज इस कदर मजबूरी और कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रही हैं। कोई अपना पेट पालने के लिए चाय बेच रहा है, कोई साइकिल रिक्शा चला रहा है और कोई मौजूदा सरकार से अपना ही हक वापस लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।